सरकार से कि एक तरफ ये नीट का स्कैम जाल का जंजाल बन गया है, तो वहां दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से भी वो भूलिएगा मत, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम, जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एंट्री एग्जाम था, 48 लाख एप्लीकेशन, 60,244 भर्तियां, लेकिन हुआ क्या? स्कैम। दोनों तरफ विजुअल्स होने चाहिए इस विंडो में। दर्शकों, ये मोदी 3.0 है, ये मोदी की तीसरी बार की सरकार है। विपक्ष एक अलग ही जुनून में है, अपने ही जुनून में है। वो अपने आप को हार के भी जीतने वाला बाजीगर समझ रहा है। समझने दीजिए, रियलिटी विल कम टू देम। उनको अपने आप में समझ आएगी असलियत क्या है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी 3.0 या एनडीए 3.0 की अपनी दिक्कतें हैं। जिस समय नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण हो रही थी, उससे कुछ ही देर बाद या उसी समय के आसपास जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अटैक हो रहा था। और जानबूझ के, मैं कहूंगा, इंटेल सोर्सेज आर सेइंग कि जानबूझ के हमने जो पिछले 3-4 अटैक जम्मू कश्मीर में देखे हैं, नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, यह हमारा दुश्मन जानबूझ के अनस्टेबिलिटी का, मणिपुर में जो हुआ अचानक, तो दीज आर रियल टाइम प्रॉब्लम्स। गृह मंत्री अमित शाह उसकी बैठकें ले रहे हैं। ये दिक्कतें हैं जो नरेंद्र मोदी को सॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन इस समय जो देश के सामने या देश के युवाओं के सामने, उसी विजुअल्स पे रहो दोनों तरफ, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है एजुकेशन सिस्टम की। उस एजुकेशन सिस्टम की जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी का खासा ध्यान रहा है, मोदी 1.0 और 2.0 दोनों में। यहां तक कि 12वीं के एग्जाम से पहले वो बच्चों के साथ चर्चा कर, उनका स्पेशल कंसंट्रेशन रहा है, स्पेशल ध्यान रहा है, स्पेशल फोकस रहा है। एचआरडी मिनिस्टर चाहे स्मृति ईरानी रही हो, प्रकाश जावड़ेकर रहे हो, या कोई और, या इस समय धर्मेंद्र प्रधान है जो अगले कुछ मिनटों में पत्रकार वार्ता करेंगे। और मेरे साथ आज डिबेट में शहजाद पूनावाला हैं, जिन्होंने कुछ देर पहले पत्रकार वार्ता की थी। नमस्कार शहजाद। राहुल देव भी है मेरे साथ। लेकिन ये जो दो तस्वीरें हैं, ये अपने आप में आज की सबसे बड़ी दिक्कत बता रही हैं, और वो है एजुकेशन सिस्टम और करप्शन इन एजुकेशन सिस्टम। क्यों पूछता है भारत, 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार इस पे काबू नहीं कर पाई? क्यों? यह सवाल तो पूछा जाएगा, क्यों नहीं कर पाई? कौन है वो लोग जो भारत के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, पूछता है भारत। अभी तक तो नाम था सिर्फ, कौन है वो नेता, आज तो नाम लिया जा रहा है डंके की चोट पे, और कोई और नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव का नाम लिया जा रहा है कि उनसे कनेक्टेड लोग इस नीट स्कैम में शामिल हैं। ये कोई आम स्कैम नहीं है। यहां सिर्फ पैसों का हेरफेर नहीं हो रहा, यहां भारत के भविष्य का हेरफेर हो रहा है। जिस दिन पहली बार मैंने नीट पे डिबेट की थी, मैंने कहा था यह सिर्फ एक एग्जाम या एक स्कैम नहीं है कि आपने लाखों रुपए लेके पर्चा बेच दिया। उस पर्चे को जो नाकाबिल लोग, माइंड व्हाट आई एम सेइंग, नाकाबिल लोग जो लायक नहीं है, वो जब पास हो जाएंगे वो डॉक्टर बन जाएंगे। और ये डॉक्टर सिर्फ पैरासिटामोल या बुखार उतारने की दवाई देने वाले डॉक्टर नहीं हैं, ये जानलेवा बीमारियों से बचाने वाले डॉक्टर हैं। कोई एम्स में बैठेगा, कोई एलएनजेपी पे, कोई राम मनोहर लोहिया में। और भारत के 140 करोड़ लोग भगवान के बाद अगर किसी को मानते हैं तो वो डॉक्टर है। इसीलिए मैंने कहा था पहले दिन, जब कहा कि यह खबर आपसे जुड़ी है, आपसे, शहजाद, राहुल देव जी, जितना पैनल है सब खोल दीजिए, क्योंकि अगले कुछ ही मिनट में एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान पत्रकार वार्ता करेंगे। मुझे बताया जा रहा है
कि एनटीए के ऊपर एक्शन होगा, लेकिन शहजाद सवाल तो पूछा जाएगा, 10 साल से आप ही की सरकार है। उन लोगों से भी पूछूंगा जो अपने आप को हार के जीतने वाला कहते हैं, बाजीगर कहते हैं, उनको अपने मुगालफे में जीने दीजिए, लेट देम लिव इन देयर ओन ड्रीमलैंड। लेकिन शहजाद रियलिटी तो यह है, जिस युवा पर प्रधानमंत्री मोदी का खुद इतना फोकस था, उस युवा के साथ कैसे खिलवाड़ हो गया। शहजाद, स्टार्टिंग विद यू। पहले ऐश्वर्या, आज मैं कोई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बोलना चाहता हूं, बल्कि एक युवा के नाते बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये एग्जाम लिखना, एग्जामिनेशन का स्ट्रेस होना, ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है हाल ही तक। मतलब मैं चिर युवा तो नहीं हूं, राजनीति में जिसको युवा मानते हैं उस प्रकार से युवा नहीं हूं, पर मैं असलियत में युवा हूं। और इसीलिए मैं कहता हूं, आज हम लोगों ने पिछले 7-8 वर्षों में अगर देखा होगा, एक प्रयास ईमानदारी से किया कि जो अलग अलग एजेंसी, स्टेट की एजेंसीज, फलाना एजेंसीज एग्जामिनेशंस अलग अलग रखती थी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। आज कई सारी एग्जामिनेशंस को स्ट्रीमलाइन करने की बात हो, आज जो एग्जामिनेशन सेंटर्स को गांव तक और सेमी अर्बन एरियाज तक ले जाने की बात हो, वहां पर भाषाएं बढ़ाकर इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक बनाने की बात हो, फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात हो, ये सारे प्रयास ईमानदारी से किए गए। और जहां पर भी कमियां निकली, गलतियां निकली, जैसे कल नेट के एग्जाम में जहां पर लगा कि कमी है, तो तुरंत, क्योंकि वो कोर्ट के विचाराधीन नहीं था, उसको कैंसिल करवाकर उसको पूरी तरह से सीबीआई को सौंप दिया गया। अब ये वाला मामला, 24 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, 7-8 सेंटर्स में कुछ गड़बड़ियां के जो प्रूफ है वो सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले दिन से ही इस पर विचाराधीन है, इसलिए कुछ चीजें करना बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ये भी सही नहीं होगा, परंतु जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसके हिसाब से सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए तो तैयार है हम लोग। परंतु आज जो कल 2 दिन से खुलासे हो रहे हैं उसके ऊपर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। प्रथम ये कि अपराधी चाहे जिस भी दल का हो, उसको बचाने की चेष्टा क्यों? आज अगर तेजस्वी यादव के पीएस ने किसी व्यक्ति को जो मास्टरमाइंड है यदुवेंदु, उसको कमरा दिया है, उसके साथ मिलकर ये सांठगांठ की है, बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ किया है, तो क्या उस पर कार्रवाई की मांग नहीं होनी चाहिए? और क्या उस पर स्पष्टता से राहुल गांधी को क्यों नहीं होनी चाहिए? पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी की खुद की बहन एक आयुषी पटेल नाम की लड़की, जिसको हाई कोर्ट ने स्थापित कर दिया कि वो झूठ बोल रही थी मैंने देखा के बारे में और उसके मार्क्स के बारे में, ये कह दिया कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, पर अभी तक प्रियंका वाड्रा ने उस ट्वीट को नहीं हटाया। मैं तो आज पूछना चाहता हूं, हालांकि अनुराग भदौरिया दिखाई दे रहे हैं, इनके जमाने में 48 पेपर लीक हुए, इनके जमाने में पेपर कैंसिल नहीं होते थे, हाईकोर्ट जाना पड़ता था, इनके जमाने में हाईकोर्ट ने यूपीएससी के आयोग को हटा दिया था, अनिल यादव को छोड़ दीजिए, ये फिर भी हमें लेक्चर देंगे, लेक्चर दें, कोई समस्या नहीं, राजनीति करेंगे, राजनीति करें। पर मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, केवल क्योंकि वो तेजस्वी यादव का करीबी है उसके ऊपर कार्रवाई की मांग नहीं करोगे आप अनुराग जी? एक बार इंडिया अलायंस नहीं बोल रहा है कि नहीं ये बहुत गलत है, आरजेडी इसका जवाब दे। एक बार नहीं बोल रहे प्रियंका वाड्रा ने झूठा वीडियो क्यों डाला, इसका जवाब दे। प्रियंका खिलवाड़ हो रहा है, क्यों बचाने की कोशिश की जा रही? आज अनुराग जी सब राजनीति छोड़ दीजिए, इन अपराध। मैं राजनीति आज नहीं छोड़ सकता, पता है क्यों शहजाद? मैं आज राजनीति इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि राजनेताओं को जवाब देना होगा। आज बिहार के एक उप मुख्यमंत्री ने पूर्व उप मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत संगीन इल्जाम लगाया। यह सिर्फ एक करप्शन स्कैंडल नहीं है, यहां सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं हुआ, गबन नहीं हुआ, एक्सचेकर को लॉस की बात नहीं है, यह भारत के भविष्य के साथ स्कैम हुआ है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, परीक्षा में स्कैम यानी भारत के भविष्य के साथ स्कैम। और मेरे लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे लिए शहजाद एक सवाल और है, और यह फूड फॉर थॉट है आपके लिए भी, कि यह जरा ध्यान दीजिएगा कि आज जब बिहार के उप मुख्यमंत्री पत्रकार वार्ता कर रहे थे तो उनके समकक्ष कौन खड़ा था? क्योंकि जो मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं, जो फोन कॉल का ट्रेस है, उसमें से जिस व्यक्ति को गया था शहजाद, उसमें से शायद एक व्यक्ति वो भी है जो आज बिहार के उप मुख्यमंत्री के समकक्ष खड़ा था पत्रकार वार्ता में। तो जरा ध्यान दीजिएगा कौन किस तरफ क्या है, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज है, आप एक इल्जाम लगाएंगे वो 2, लेकिन दर्शक और जनता सब देख रहे हैं, क्योंकि ये अनुराग भदौरिया भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राहुल देव जी, तेजस्वी यादव को जवाब देना है, देना पड़ेगा, लेकिन जवाब केंद्र सरकार को भी देना पड़ेगा कि हाउ डिड दे अलाउ दिस? एजेंसीज क्या कर रही थी? किसको जवाब देना पहले ये तो बता दो।
राहुल देव जी से पूछ रहा हूं, पता है किसको देना अनुराग? 10 साल से आ रहा हूं भारत आपके को पास। विश्व गुरु, सर मैं जवाब दूं? प्लीज सर। राहुल जी बोलिए। देखिए, एक तरफ हम सुन रहे हैं 10 साल से कि भारत को विश्व गुरु बनना है, वो लगभग बन ही चुका है। दूसरी तरफ अगर सिर्फ पिछले 5 साल में हम देखें तो 41 पेपर लीक्स हुई हैं 15 राज्यों में, लगभग 1 करोड़ 40 लाख बच्चों के भविष्य को प्रभावित करने वाली 15 राज्यों में। तो केवल एक राज्य की, केवल एक केंद्र की बात नहीं है, और इसमें ना तो हम सिर्फ केंद्र को दोषी ठहरा सकते हैं, ना सिर्फ राज्यों को। ये मेला जोला मामला है, कहीं पर राज्य सरकारों का दोष है, कहीं पर केंद्र का दोष है। लेकिन नई शिक्षा नीति में एक शिक्षा का बिल्कुल नया ढांचा, टेक्नोलॉजी पर आधारित लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाकर एनटीए बनाया गया, जो पूरे देश में नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी बनाई गई, उसको अधिकार संपन्न दिया गया। अब उसमें स्वयं, अब मैं सबको ब्यौरा मालूम है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में ही 1 साल में 3 बड़े पेपर लीक्स हुए हैं, जिसमें एक का उल्लेख तो आपने खुद ही कर दिया। 48 लाख लोग उसमें बैठे थे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए, और वो भी लीक हो गया और ध्वस्त हो गया। 3 ऐसे केवल 1 साल में 3 हुए हैं। तो जाहिर है, दुर्भाग्य ये है कि शिक्षा के प्रति कोई भी भारत में गंभीर नहीं है, न राज्य सरकारें, न राजनीतिक दल, और न केंद्र सरकार। ऐसा दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है। आप तेजस्वी यादव को अगर उनका हाथ साबित होता है, उनके करीब के आदमी, उनको फांसी पर चढ़ा दीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो दोषी हैं तो उनको बिल्कुल खुलेआम उनको दंड मिलना चाहिए और जांच होनी चाहिए। लेकिन कहीं क्या केंद्र के शिक्षा मंत्रालय और मंत्री की भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? बिल्कुल बनती है। उनका 6ठा साल होगा शिक्षा मंत्री के रूप में। इन संस्थाओं को बनाया गया है, उनको इतने अधिकार संपन्न बनाया गया है, कितने उनकी अक्षमता और क्षमता की समीक्षा कब होगी? क्या हुई है? कमिंग शहजाद, कमिंग। 5 साल में 41 पेपर लीक, इसका कोई मतलब है? हम समझ रहे हैं? बड़ी बात है सर, बड़ी बात। इसको मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, कृपया इसको बीजेपी बनाम आरजेडी बनाम कांग्रेस, मैं नहीं बना रहा हूं इसका मुद्दा मत बनाइए सर। मैं नहीं बना रहा हूं। इस हमाम में सब नंगे हैं सर। मैंने इसीलिए कहा, आपने शायद सुना नहीं, इसलिए ये मत करिए कृपया। सर आपने सुना नहीं। बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री आज पत्रकार वार्ता कह रहे थे, मैं अभी नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास जानकारी आ गई है, लेकिन कल कंफर्म्ड होगा। मेरे साथी प्रकाश सिंह है वहां पे, जो व्यक्ति बीजेपी के उप मुख्यमंत्री के साथ वहां खड़े थे, समकक्ष खड़े थे पत्रकार वार्ता में पूरी मीडिया के सामने, क्या उनका भी नाम उस कॉल लिस्ट में है? वो सारी चीजें निकलेंगी टाइम आते हुए। लेकिन ये बात बड़ी है शहजाद, 5 साल में इतने कहीं कुछ इन प्रिंसिपल कुछ गड़बड़ है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ पैसे का गबन नहीं है, भारत के भविष्य के साथ गबन हो रहा है, धोखा हो रहा है विद द यूथ ऑफ दिस कंट्री। शहजाद, जो आपने खुद माना। जी यस शहजाद, यू वांटेड टू काउंटर। लगता है कि आज जो राहुल जी ने बात रखी है उसी को नहीं, काउंटर का सवाल नहीं है, इन विषयों पर काउंटर वगैरह नहीं होता है। राहुल जी की बातों को केवल आगे बढ़ाते हुए बढ़ाइए। देखिए, 2 टेम्पलेट है रिस्पांस के। राहुल जी क्योंकि बहुत ही सुलझे हुए और वरिष्ठ पत्रकार है, उनको याद होगा। अब राजस्थान गिना रहे थे 41 पेपर 5 साल में लीक हुए, उसमें से 21 पेपर राजस्थान में लीक हुए। जब 21 पेपर राजस्थान में लीक हुए तो स्वयं राजस्थान के एक मंत्री सचिन पायलट को पदयात्रा निकालनी पड़ी कि भाई पेपर लीक हो रहे हैं। तो तब का रिस्पांस होता था कि ये पेपर जो है ये लीक हुए तो हुए। भारत जोड़ो यात्रा में पेपर लीक करवाने वाले पाए गए। पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका को सलमान खुर्शीद ने पैरवी की। और दूसरा एक यहाँ पर फॉर्मेट है कि जैसे ही पेपर लीक की खबर मिली तो सीबीआई के पास सौंप दिया गया। जैसे ही पेपर लीक की कुछ बातें निकली तो उसको पूरा जनता के सामने सारी जो तथ्य है, किसी का तथ्य छुपाया नहीं है, सब सामने निकाल दिया। पर मेरा सवाल राहुल जी से ये है, राहुल जी बाकी तो इफ एंड बट की श्रेणी में है, जो कंफर्म्ड है आयुषी पटेल वाला किस्सा, उस पर मैं आपके व्यूज जरूर जानना चाहूंगा कि एक आयुषी पटेल का ये जो किस्सा सामने है, जिसपे तो कोर्ट ने कह दिया कि उनका फेक था सब कुछ। प्रियंका वाड्रा जी अगर वो झूठ फैलाती है, इससे पहले उनके भाई ने झूठ फैलाया कि ईवीएम अनलॉक होते ओटीपी मोबाइल फोन से, तो मुझे समझना है कि ये क्यों किया गया। क्या इसके पीछे ये स्ट्रैटेजी थी कि क्योंकि तेजस्वी का आरजेडी का नाम आ रहा है तो किसी प्रकार से डाइवर्ट कर दिया जाए?
तो इस लिहाज से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछना जरूरी बनता है कि अभी तक प्रियंका जी ने उसके लिए माफी भी नहीं मांगी, उस ट्वीट को डिलीट भी नहीं किया। तो राहुल जी केवल एक पत्रकार, एक निष्पक्ष व्यक्ति के रूप से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप 10 खामियां निकालिए ना एनटीए की, एनटीए में 10 लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बोलिए ना, एजुकेशन मिनिस्टर पे भी सवाल उठाइए, पर क्या प्रियंका जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से? किसको किससे माफी मांगनी चाहिए, ये तो एक बड़ा सवाल है इस समय। ओके, राहुल जी बोल रहे हैं, बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, प्लीज। प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या विपक्ष का कोई भी नेता हो या पक्ष का कोई नेता हो, जिसने भी किसी व्यक्ति को जो बाद में गलत निकला उसकी लेकर अगर गलत ट्वीट की है, बाद में गलत झूठी साबित हुई है, तो उसको वापस लेना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए, खेद प्रकट करना चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब उसके पीछे अगर कोई षड्यंत्र था तो क्या प्रियंका गांधी उस षड्यंत्र में शामिल थी, ये एक जांच का विषय है। आप अगर कहेंगे कि थी तो फिर इस पर जांच होनी चाहिए, मैं नहीं जानता थी कि नहीं, लेकिन उन्होंने किसी, अगर कोई भी, आप और हम भी कर देते हैं, हम कई बार कोई हमारे पास चीज़ आती है, हमें उसके बारे में पूरी 100% जानकारी नहीं होती, लेकिन हम गुड फेथ में या उसको सही समझकर आगे बढ़ा देते हैं। अगर वो कल को गलत निकलती है, साजिशन निकलती है, तो हमें अपनी ट्वीट वापस लेनी चाहिए और खेद प्रकटना चाहिए और क्षमा मांग लेनी चाहिए। सीधा सा जवाब है। आज किसको किससे माफी मांगनी चाहिए, ये तो सवाल ही अपने आप में बहुत बड़ा है। नहीं, शहजाद में आ रहा हूँ, 1 वर्सेस 1 हो रहा, मैं आ रहा हूँ। अनंत विजय जी, अनुराग भदौरिया विद ग्राफिक्स कह रहा है 1-on-1। नहीं, शहजाद जी मैं एक नहीं, मैं आपके पास 4 बार आऊंगा, मेरे को 10 सेकंड दीजिए प्लीज। अनुराग भदौरिया एंड अनंत विजय, अनुराग भदौरिया, अनंत विजय। अनंत विजय जी, किसको किससे माफी मांगनी चाहिए जी, ये तो समय बताएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं ये जो हो रहा है ये गलत है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, जिसमें यूपी पुलिस वाले 48 लाख एप्लीकेशन 60,244 लोगों ने भरी थी। गुजरात बेस्ड कंपनी थी एजुटेस्ट, ओनर थे विनीत आर्य। लॉजिस्टिक्स के लिए नोएडा में एक कंपनी हायर की गई। अनुराग भदौरिया जी, आपको आज भी किसी और डिबेट में जाना है, अभी 7:13 हो रहे हैं, आपको माइक अभी से निकालना है कैसे? प्लीज अनुराग जी, थोड़ा सब्र रखिए। अरे मैं आ रहा हूं सबके पास, रिलैक्स कीजिए, बात समझिए प्लीज। ये भारत के भविष्य की बात है, आप ही दोनों ऑन एयर है, सुनना भी सीखिए। मैं कह रहा हूं ये आदमी विनीत आर्य यूपी एसटीएफ कह रही है, अनंत विजय जी यार प्लीज, अनुराग भदौरिया, अनंत विजय जी यूपी एसटीएफ कह रही है कि आदमी अमेरिका चला गया। कैसे चला गया अमेरिका? कल को अभी अगले थोड़ी देर में एचआरडी मिनिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी है। मैं कह रहा हूं जो जिम्मेदार है ये नीट के लिए, उस पर एक्शन लो ना। जब तक एक्शन लोगे तब तक वो निकल जाता है लंदन, पनामा, कहां। और ये आदमी, ये जो यूपी पुलिस कैंप वाला व्यक्ति है, एजुटेस्ट कंपनी का मालिक बताया जा रहा है विनीत आर्य, यूपी एसटीएफ खुद कह रही है कि हमने समन किया, आया नहीं और अभी अमेरिका चला गया। ये भारत के भविष्य के साथ खेलते हैं। कोई पुलिस के एग्जाम में खेलता है, कोई डॉक्टर के एग्जाम में। अनंत विजय जी सोचिए, आप, मैं, अनुराग भदौरिया, शहजाद, दानिश भाई, सब, राहुल देव जी, डॉक्टर के पास सब जाते हैं। हम तो ये मान के जाते हैं ना कि ये एम्स का डॉक्टर है, आरएमएल का डॉक्टर है, या बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स का डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, सब पता है इसको। ये पढ़े लिखे झोले छाप डॉक्टर बना रहे हैं। ये झोला छाप डॉक्टर की डेफिनेशन चेंज कर दी सर, आप समझ रहे हैं? मेरे को मेडिकल के बारे में नहीं पता, मैं साइंस का स्टूडेंट था, मेरे पास बायोलॉजी नहीं थी। मेरे को ये डॉक्टर पास करा दे रहे और फिर बोल रहे जा बेटा डॉक्टर बन जा, कर दे चीड़पाड़। कहां से कर दूंगा सर मैं? ये बन रहा है। दैट्स द रियलिटी अनंत विजय जी। आप या मैं गए, हमें नहीं पता वो जो डॉक्टर बैठा है वो असली है कि वो सर्टिफाइड झोला छाप है। मेरे को दिक्कत उससे हो रही है। ये इतना बड़ा स्कैम है, सिर्फ पैसे का स्कैम नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं ऐश्वर्य, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एनटीए और पेपर्स लीक हो रहे हैं, इसकी पूरी व्यवस्था को मतलब एक शल्य क्रिया की आवश्यकता है। इसको इंजेक्शन से या दवाई से ये ठीक नहीं होगा, और मुझे लगता है कि इसको उच्चतम स्तर पर इस पर कार्रवाई की अपेक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से पर्चे लीक हो रहे हैं, अब जैसे अभी उत्तर प्रदेश का आपने उदाहरण दिया, अब इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि जो एजेंसीज पेपर छाप के पुलिस वालों को देती है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक दूसरी एजेंसी क्यों? पुलिस पहले खुद डिस्ट्रीब्यूशन करती थी, इस बार एक नया नियम बना दिया गया, वहां की डिस्ट्रीब्यूशन
आप ही को करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं इसको बहुत सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा और उच्चतम स्तर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है इसमें। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एक संगठित रूप से पर्चा लीक कराने का काम इस देश में चल रहा है, वो न सिर्फ भारत के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि और आने वाले समय में ये एक बड़ी समस्या होगी। ये हुक्मरानों को अभी समझना होगा कि छात्रों की इस समस्या को तत्काल प्रभाव से अगर एड्रेस नहीं किया गया, और मुझे लगता है 2-4 दिन में इसको एड्रेस कर लिया जाएगा जिस प्रकार से मेरे पास सूचना आ रही है, तो ये जब नीट जब नासूर बन जाएगा तो फिर उसका कोई इलाज हो नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी राज्य सरकारों से मिलकर के और बगैर राजनीति किए हुए, क्योंकि ये मसला छात्रों का है, ये मसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ाता है, ये मसला एनटीए से जुड़ता है, ये मसला छात्रों के न सिर्फ करियर से जुड़ता है बल्कि उनके एग्जाम से, बल्कि उनके एडमिशन से भी जुड़ता है। तो मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सफल हो तो उनको व्यक्तिगत रूप से इस पर्चा लीक का जो एक साजिश या षड्यंत्र या एक वातावरण बना या बनाया जा रहा है तो उस पर खुद ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में होने वाली है। पीएम एंड एचएम हैव टू देमसेल्व्स इंटरवीन। अनुराग भदौरिया जी बोलिए, अनुराग जी प्लीज बोलिए। शहजाद जी आ रहा हूं। सवाल ये मेरे को देखिए, सवाल ये आज के दिन में मुझे तो नहीं लगता है कि अच्छी बात है कि अनंत विजय जी ने राजनीति नहीं की, और हम सब यही चाहते हैं कि जिस तरह से देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, जिस तरह से उनके माँ बाप परेशानियों में घिरते चले जा रहे हैं, बच्चा डिप्रेशन में, माँ बाप डिप्रेशन में, इसका दर्द शायद राजनीतिक पार्टी या सत्ता दल नहीं समझ पा रहा है। वो दूसरी सरकारों की बात करके बच के निकलना चाहता है। तो मैंने इसी पे कहा, मैंने 2 शब्द लिखा, मैं सुनाना। माँ का दर्द क्या होता है, बाप का दर्द क्या होता है। लिखिए। माँ बाप की दुआएं थी, ऊपर वालों का करम था, वो टॉप करेंगे इस बार, बेचारे बच्चों को भरम था। हर बार वही झंझट, हर बार वही कहानी, बच्चों की मेहनत पे फिर देखो फिर गया पानी। झूठों की ये सरकार कहती थी अब सब ठीक हो गया, फिर से पर्चा लीक हो गया, बचपन गया, भविष्य गया। किस मुंह से माँ से बोलूं माँ, फिर से पर्चा लीक हो गया। अब आप सोचो वो माँ बाप गांव घर में कैसे खेत बेचते हैं। आनंद विजय जी हो सकता है समझ पाएं, राहुल जी समझ पाएंगे, और लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो उन लोगों के समझ की बाहर की बात है। गांव में जो माँ बाप अपना खेत बेचते हैं, फसल बेचते हैं, बच्चों के लिए गांव अपने शहर में फीस बेचते हैं, कैसे कैसे बच्चों को पालते हैं, साल भर बाद वो पर्चा लीक हो जाता है। बताइए, फिर दोबारा से वही अपना खेत बेचेगा, फिर वो कर्जे में चढ़ेगा, फिर सूद देना पड़ेगा, फिर बच्चा अंदर अंदर उसकी कितनी अंदर अंदर तकलीफ होगी कि मेरे पिताजी फिर से परेशान होने लगे, मेरे माँ बाप फिर से परेशान होने लगे, फिर कर्जा लेंगे और मुझे कर्जा देके फिर एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए शहर भेजेंगे। सोचो ये दर्द भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं समझ पा रही है। कह रही है ये दोषी वो दोषी, सत्ता आपकी, एजेंसीज आपके पास, सारी सिस्टम तंत्र आपके पास, जो दोषी है पकड़ो, जेल में डालो। लगातार पर्चे लीक हो रहे, 41 पर्चे लीक हो गए। इसके पहले पुलिस का पर्चा लीक हो गया तो कौन जिम्मेदार था? 48 लाख लोगों का भविष्य में अंधेर में चला गया। इसके पहले 12वीं का पर्चा लीक हुआ, फिर यहाँ पे जब ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे थे पर्चा लीक हुआ, नीट का हुआ, नेट का हुआ। अरे भाई कौन सा पर्चा ऐसा जो लीक नहीं हो रहा है? किन बच्चों के साथ खेल रहे हो? उसमें राजनीति भी करने आते हो। एक ही शब्द होना चाहिए, जो है उसमें सजा मिलनी चाहिए। तो इधर उधर की बातें करते हैं। राजस्थान में क्या हुआ था, 1914 में क्या हुआ था, 2014-15 में क्या हुआ था, पहले कितने पर्चे लीक हुए थे। अरे भैया अभी बच्चों से पूछो, बच्चों की तकलीफ के बारे में जानो, वो दर्द जानो। आपने तो कहा था अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के अंदर में भ्रष्टाचार खत्म, देश के अंदर में महंगाई खत्म, बेरोजगारी खत्म, किसान खुशहाल होगा, बच्चे खुशहाल होंगे, यहाँ पे चोरी बंद होगी। लेकिन सब तो वही चल रहा है, वैसे ही चल रहा है जैसे पहले कुछ आप बता रहे हो। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ जनता को गुमराह किया गया, जनता के साथ धोखा हुआ। आज भी वही हाल जनता जी रही। जब से भारतीय जनता पार्टी ये पर्चा लीक बढ़े हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है भ्रष्टाचार बढ़ा है। शहजाद आपके ऊपर सीधा इल्जाम लगा रहे हैं अनुराग भदौरिया। ओके किसानों का दर्द। ओके प्रोफेसर साहब जवाब ले रहा हूं। दानिश भाई आ रहा हूं आपके पास, राहुल जी वापस आ। शहजाद काउंटर परेशान है। ओके अनुराग जी, वर्ग खुश है इस सरकार से। अनइंटरप्टेड टाइम था आपके पास 3.5 मिनट। थैंक यू वेरी मच। शहजाद इज काउंटिंग। शहजाद जवाब दे रहे हैं आपको। थैंक यू। अरे आप इंटरप्ट कर रहे हो, दूसरा कौन करेगा प्रभु? शहजाद जवाब दे कर रहे हो। जवाब दे सकता हूं क्योंकि इन्होंने कविता पढ़ी तो 2 लाइन मैं भी पढ़ना चाहता हूं, अगर उनकी अनुमति और इजाजत हो तो। बच्चों का दर्द मुझे तब याद आ जाता है और 48 पेपर लीक करते थे वो मैं भयावह काल भूल जाता हूं।
ये भूल जाते हैं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने अभी तुलना की ना कि अभी पेपर लीक बढ़ चुके हैं, तो ईमानदारी से बता दीजिए अनुराग भदौरिया जी, 2012 से लेकर 17 के बीच में कितने पेपर लीक हुए थे? 48 पेपर लीक हुए थे और हर पेपर को 12 कहां चले गए? बात हो रही 24 की, 12 में जो बच्चा 8 साल यादव बीच में पहली बार जो आयोग को बर्खास्त, आपके बीच में कोई नहीं बोला अनुराग जी, हाईकोर्ट के द्वारा, आपको पता है अनुराग जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला। इट्स अ सीरियस इशू प्लीज। वो अपने नहीं, वो अपना एग्जाम दे, अनुराग जी आपने जो इल्जाम लगाए बीजेपी के प्रवक्ता कुछ नहीं बोले। बच्चा 8 साल का था 2012। Why can't you be quiet when you are being spoken to? मैं पूछना चाहता हूं अनुराग जी, 20 साल का हो गया है, 20 साल के बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हो, बैठ के यहां पे कह रहे हो कि नहीं 2012, 20 साल का हो गया, जो 2012 में 8 साल का बच्चा होता था। आप उसका भविष्य में आपने बचपन छीन लिया, अब उसका जवानी छीनी, अब उसका भविष्य। नाउ रिलैक्स। अनुराग जी आपने बोला कि क्यों, अनुराग जी आपने बोला, अनुराग जी अब आपने जितने भी इल्जाम लगाए वो बीच में नहीं बोले बीजेपी, अब वो बोल रहे हैं बीच में मत बोलिएगा। थैंक यू, यू आर ऑन एयर, इसका मतलब ये नहीं बीच में। थैंक यू, आप उनको बराबर का टाइम दीजिए, फिर आप बोलिएगा जवाब। थैंक यू। शहजाद जवाब दे। ऐश्वर्या, कैन हैव 2 वर्सेस 2 मेरे को बोलिए शहजाद। ऐश्वर्या राहुल जी, अनंत विजय जी। ऐश्वर्या, आज मुझे लगता है कि कई लोग जो है, हालांकि वो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि बनकर आए हैं, पर वो राजनीतिक दल की बात नहीं रख रहे हैं। वो दरअसल उस वेस्टेड इंटरेस्ट की बात रख रहे हैं जो चाहता है कि ये सारी व्यवस्था खत्म हो जाए, जिससे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हाथ में मामला बढ़ जाए, जिससे कि जिस प्रकार से 48 पेपर लीक होते थे जब अलग अलग एजेंसीज के पास होता था, वो व्यवस्था में हम चले जाए। किसी ने तो डिफेंड नहीं किया ना एनटीए को, किसी ने नहीं कहा कि अगर कार्रवाई करनी है सुप्रीम कोर्ट जो कार्रवाई करेगा सही है। पर देखिए यहां पर किस शिद्दत से कहा जा रहा है कि जो उस समय पर होता था, मतलब कि 48 पेपर लीक, वो ठीक था, उसको भूल जाओ सब। अब किस प्रकार से, मुझे बताइए लास्ट टाइम बीएड का पेपर कब लीक हुआ था केंद्र में? मुझे बताइए लास्ट टाइम सीलैट का पेपर कब लीक हुआ था? अनुराग भदौरिया, हिम्मत है तो बताइए, आप सरकार में थे उस समय पे। फ्लैट का मुझे बताइए लास्ट टाइम कब एआईट्रिपल का पेपर लीक हुआ? पर्चा ही लीक हो रहा है। मुझे बताइए कि लास्ट टाइम कब हुआ था ये पेपर लीक? बताइए सीए का पेपर लीक कब हुआ था? सीए का पेपर लीक कब हुआ था लास्ट टाइम? बीजेपी मतलब आप समझिए ऐश्वर्या, इसके पीछे का खेल, बच्चों के भविष्य, ऐश्वर्या इस पीछे का खेल ये है कि जो किसानों की बात कर रहे हैं वाली सरकार, दरअसल किसानों को दरअसल खेल ये बीच में नहीं, अनुराग जी आपको बताता हूँ बड़ी ईमानदारी से, बीच में आनंद जी और राहुल जी दोनों बहुत ही समझदार व्यक्ति यहाँ पे बैठे, मैं बताना चाहता हूं। अब जो पिछले कुछ दिनों में ये एग्जामिनेशन हो रहे हैं, इन एग्जामिनेशंस को लगातार सरलीकरण करके उसको थोड़ा सा उसके स्तर को कम किया गया है, ताकि जो बच्चे गांव में पढ़ते हैं, जो बच्चे अलग अलग जगहों पर पढ़ते हैं, बिना कोचिंग के इसमें अटेम्प्ट दे सके। पर कुछ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि ये धंधा कैसे चला जाए, इसीलिए ये धंधा कैसे चला जाए, इस चक्कर में झूठ को फैलाना, झूठे बातों को फैलाना और आकर अपना ट्रैक रिकॉर्ड चाहे जो भी हो, एक व्यवस्था, उस व्यवस्था में कमी होगी उसको सुधारा जाएगा, पर पूरी व्यवस्था को ही फेंक देना। जैसे ईवीएम में, ईवीएम को ही बाहर कर दो, अनलॉकिंग नहीं हो सकता मोबाइल फोन से ईवीएम का, पर इन लोगों ने कहा ईवीएम खराब है। और उसी तर्ज पर आज ये चाहते हैं कि गरीबों तक और जो गांवों तक ये सेंटर्स पहुंचे एग्जामिनेशन के, वो ना पहुंचे। 13 भाषाओं में एग्जामिनेशन हो रहा है, वो ना हो। वो चाहते हैं कि कोचिंग क्लासेस के अलावा कोई बच्चा एग्जामिनेशन ना दे सके। इसलिए मेरा आरोप है, आज अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी नहीं, हो सकता है अनुराग भदौरिया किसी कोचिंग क्लास के बिहाफ पे बोल रहे हो तो बोल, अनुराग भदौरिया जवाब मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का वेस्टेड इंटरेस्ट अनुराग जी हटाइए, वन वर्सेस वन। अनुराग है भैया, राहुल जी आ रहा हूं, आनंद जी आ रहा हूं। इतनी बेशर्मी से कैसे बोल लेती है, मुझे समझ में नहीं आया। बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों की भविष्य की जिम्मेदारी सरकार को अब पकड़ने की है, तो वो दूसरों पे कोचिंग फलाना, अरे सरकार आपकी है, बंद कर दीजिए ना कोचिंग। अगर कोई गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई कीजिए ना, रोने के लिए थोड़े आए। ऐश्वर्या जी देख लिया क्या? नहीं भैया, हमने ऐश्वर्या जी देख लिया, हमारे बस की नहीं है। कैसी रोने वाली सरकार है भैया ये? उसकी कोचिंग सेंटर, ऐश्वर्या कोचिंग तो किसान का बेटा नहीं ले पाता। अरे आप तो सरकार कहते थे ऐश्वर्या कोचिंग तो कोई गरीब विश्व गुरु बन जाएंगे, घर में काम करने वाली महिला का बेटा तो नहीं ले पाता। वो ठिकाने हो सकते हैं, हमें कैसे उनके लिए क्यों इतनी तकलीफ महसूस हो रही है कोचिंग के लिए? किसी पे कार्रवाई नहीं कर पाते, पर्चा तो लीक हो जाता है, हर चीज का पर्चा लीक हो जाता है। कमाल की बात है, महंगाई बढ़ जाती है तो बोले पिछली सरकारों ने महंगाई बढ़वाई थी। किसान यहाँ आत्महत्या करता है तो पिछली सरकारों की वजह से कर रहा है। अरे महंगाई कर्नाटक में बढ़ी है, पेट्रोल डीजल पानी के दाम बढ़ा दिए, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा। अनुराग जी आप बोलना, मेरा ये मानना है, गठबंधन का ये मेरा अपना मानना, अनंत विजय जी एंड राहुल जी, ऋषि मिश्रा, दानिश कुरैशी, फॉर नेक्स्ट 2 minutes both the politicians out please, thank you very much। अनंत विजय, राहुल देव जी, ऋषि मिश्रा और दानिश भाई, ये 4 लोग प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, अनंत जी, राहुल जी,
अनुराग भदौरिया का ये कहना कि देखो तुम्हारे यहाँ होता था, शहजाद का ये कहना देखो तुम्हारे टाइम पे ये होता था, राजस्थान में ये कहना, जनता को अभी इससे मतलब नहीं, युवाओं को इससे मतलब नहीं। युवा देख रहे हैं, इसका एग्जाम हो या उसका एग्जाम हो, पहले कितने एग्जाम कैसे होते थे वो भी गलत था, बट जैसे मैं कहता हूं 2 wrongs don't make 1 right, ये मैथ्स नहीं चल रहा है, वो गलत था तो ये भी उतना ही गलत है। राहुल देव जी, इसका सॉल्यूशन है, मतलब आपको ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि इसमें पॉलिटिशियंस का नाम आ रहा है। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूपी में भी। और अनंत विजय जी, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, ये जो यूपी पुलिस यूपी PCRE स्कैम हुआ है ना, ये जो 48 लाख एप्लीकेशंस वाला, इसमें भी उत्तर प्रदेश के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं जिनके बहुत क्लोज एड का नाम आ रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन यूपी में सबको पता है, लखनऊ में सबको पता है कि ये व्यक्ति किसके क्लोज है, लेकिन फिर भी फिंगर ऑन द लिप से क्यों? बाबा की सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? सवाल है ना सर। पुलिस का स्कैम है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर हर आम आदमी से कनेक्टेड होता है। अगर बिहार में तेजस्वी यादव हैं जिनसे ये कनेक्ट हो रहा है, जिनके क्लोज एड से कनेक्ट हो रहा है, तो यूपी में भी उस स्कैम से एक बहुत बड़ा नेता है जिसके क्लोज एड से कनेक्शन का नाम आ रहा है। आज नहीं तो कल नाम आ जाएगा सर, ऑफिशियली आ जाएगा, आप देखेंगे आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं सबको पता है, लेकिन सब सुखबुगाहट से बात करते हैं। जैसे मैं कह रहा था, नेताओं के 2 चेहरे होते हैं, एक जनता के सामने और एक बंद दरवाजे वाला। अनंत विजय जी, ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़, इट्स रॉन्ग। ऐश्वर्य जी, मैं एक चीज कह रहा हूं कि इस बात को मैं बहुत मजबूती से कह चुका हूं कि ये देश के भविष्य के साथ ही नहीं, भारत की जो पीढ़ी है और जो छात्र शक्ति है उनके साथ धोखाधड़ी है। लेकिन एक बात हमें बहुत ध्यान से देखना होगा कि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को संयुक्त रूप से सही मंशा से काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो एजुकेशन है वो राज्य का मसला है और केंद्र सरकार की जो परीक्षाएं होती हैं वो केंद्र सरकार का मसला है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि इस मसले पर, कम से कम छात्रों के मसले पर कृपया राजनीति न करें। कविताएं लिखें, अच्छी बात है, आंख रोने का ड्रामा करें, रोने का वो करें, प्रहसन करें, वो सब अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि देश से एक सुर में आवाज उठनी चाहिए। आज इस हर एक राजनीतिक दल से आवाज उठनी चाहिए कि सभी लोग छात्रों के हित के लिए काम करेंगे। और जिस प्रकार से एनटीए में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे राजस्थान में, चाहे जहां जहां बिहार में जहां भी पर्चा लीक हो रहा है, वहां पर कठोरतम कार्रवाई करके एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह की गलतियां करने के बारे में नेता, उनके निकट के लोग और जो इस प्रकार के करते हैं उनको सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि आज के समय में समाज का कोई भी संवेदनशील व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ यही अपेक्षा कर सकता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने तमाम मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर पर्चा लीक करने के मामले में बीच में काट लो कार्रवाई करे, राइट, छात्रों को राहत प्रदान करे। ओके, राहुल देव जी, मैं आपका क्विक एक इंटरवेंशन चाह रहा हूं, क्योंकि उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है एचआरडी मिनिस्टर की। लेकिन राहुल देव जी प्लीज बोलिए, आप अपनी बात रखिए सर, बीच में रखिए धर्मेंद्र प्रधान सर, बोलिए। देखिए, लाइव चलाओ बीच में। पेपर लीक होने की बात, ये जो बड़ी बीमारी है उसका एक लक्षण है। हमारी शिक्षा व्यवस्था राज्य और केंद्र दोनों के स्तर पर वो इतनी पोरस, यानी इतनी छलनी हो चुकी है कि उसके बहुत सारे व्यवस्थागत सुधार ही उसमें हो सकते हैं। व्यवस्थागत सुधार एक बहुत बड़ा मसला है कि सभी जगह राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने को धीरे धीरे शिक्षा से और स्वास्थ्य से बाहर करके चीजों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। राइट सर, कुछ एक्शन हो रहा है, मैं जा रहा हूं वहां पे। माफी चाहता हूं राहुल जी, वापस आऊंगा। फुल फ्रेम एचआरडी मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे को बताया जा रहा है हमारी प्राथमिकता है, किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। नीट परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है। आज भी कुछ चर्चा हुई है, उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट पटना पुलिस उस घटना की
तह तक जा रही है, अंत तक जा रही है। उनके पास भी कुछ जानकारी आई है, ये सब आपकी सामने भी है और डिटेल रिपोर्ट जल्दी ही वो भारत सरकार को भेजेंगे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इम्प्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने 2024 में पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को भी लाया है। विद्यार्थी हमारे देश की भविष्य है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, इस संवेदनशील इशू पे किसी भी तरह की अफवाह फैलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनीतिक दृष्टि से देखा ना जाए। मित्रों, फिर अंत में मैं आपकी सहयोग चाहता हूं। देश की लाखों विद्यार्थियों की, जो ग्रामीण, गरीब, मेधावी विद्यार्थी नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं, आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी कैरियर को होस्टेज में ना रखा जाए। मैं फिर आश्वस्त करता हूं, सरकार किसी भी गुनहगार को, किसी भी सुधार के लिए हम तैयार है। किसी भी गुनहगार को हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के लिए सारे पुख्ता प्रमाण, तथ्य, एक लीगल एंड लॉजिकल एंड की एक बाध्यता रहती है, आवश्यकता रहती है। इस पे सरकार गंभीरता से सारा विषयों को लिया है। मैं आप सभी का सहयोग कामना करता हूं। थैंक यू सर। इन्वेस्टिगेशन होगी और एक्शन लिया जाएगा। शहजाद, मंत्री जी ने अभी यह कहा है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो भी पाया जाएगा, whomsoever इट में भी इन द हया की, एक्शन लिया जाएगा। शहजाद अनुराग भदौरिया, राहुल देव जी, अनंत जी, एवरीवन ऑन एयर। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए, हमारा मकसद हमेशा से रहा है कि विद्यार्थियों के भविष्य को जिस प्रकार से उसको संरक्षित करना है, सुरक्षित रखना है। इसीलिए जो भी हमने तमाम प्रयास किए एग्जामिनेशंस में, वो उसी दिशा में थे। ग्रामीण बच्चों को उनको अवसर मिले, उनका लोकतांत्रिकरण हो एग्जामिनेशन का, उनको ज्यादा भाषाओं में मिले, बिना कोचिंग क्लासेस और पैसा खर्च करे मिले, उनको अच्छा रैंक आए, सरलीकरण हो, स्ट्रेस कम हो। और इसमें भी अगर किसी ने भी
भी कोई सेंध लगाने की कोशिश की हो तो चाहे वो जितना बड़ा क्यों ना हो, उसको कोर्ट निकालने की नौबत नहीं आएगी, हम ही उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और इसीलिए पहले भी एनईटी के भी उसमें विषय में आपने देखा सीबीआई की जांच हमने उसको दे दिया। ये तो क्योंकि कोर्ट के सामने, इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए, कोर्ट को कहना पड़ेगा, फिर उसके बाद करना पड़ेगा। परंतु मेरा केवल एक ही सवाल है, आज जो राजनीतिकरण करने के लिए लोगों को डराया जा रहा है और जो ग्रामीण बच्चों को एक साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अगर किसी का रैंक आया है और वो जेन्युइनली आया है, क्या उसके साथ न्याय ना हो? क्या उसकी जो तैयारी और मेहनत है उसका उसको इनाम ना मिले? क्या ये ना किया जाए? मुझे लगता है कि कम से कम कुछ लोग अपनी राजनीति को अलग रखें, जो और खासकर जिन्होंने 48 पेपर लीक किए और जिन्होंने इस वाले में भी पेपर लीक करवाने में पूरा प्रयास किया या जिनके सहयोगियों ने किया, और कम से कम भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। भदौरिया जी, शहजाद जी, मैं आप दोनों से बस इतना पूछ रहा हूं, और अनुराग भदौरिया जी पहले आपसे क्या एक बात, क्या छात्रों के लिए आप दोनों 1 मिनट के लिए अपने अपने पॉलिटिकल लाइन और थॉट प्रोसेस को छोड़ के ये नहीं कर सकते कि भाई इसको सॉर्ट आउट करना है? यू हैव टू सॉल्व दिस इशू फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री। मतलब भारत के युवाओं के लिए। अनुराग जी, आपके टाइम पे कितना हुआ, मेरे टाइम पे कम हुआ, आपके टाइम पे ज्यादा हुआ? नहीं शहजाद जी, अभी एक इसको अभी सॉल्व करना है, कोई भी हो, चाहे वो तेजस्वी हो या वो यूपी में कोई हो, जो भी जिम्मेदार है, नेता हो या अफसर हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अनुराग भदौरिया पहले और फिर शहजाद आपको, क्योंकि अभी आपने बोला। अनुराग भदौरिया, राहुल देव जी आ रहा हूं वापस। देखिए, मेरा तो सीधा सरकार से, अगर आपको न्याय देना है, बच्चों के भविष्य को सुधारना है, तो जो नीट के पेपर में जो बच्चों ने साल भर तैयारी की, जो गरीब घर से आते हैं या जो नेट का दे रहे थे या जो बच्चों ने एग्ज़ाम देते हैं, पर्चा लीक हो जाता है, उसका पूरा 1 साल का फाइनेंशियल जो उसका खर्चा होता है, वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उसकी ज़रूरत नहीं है ना। वो तो सरकार उन बच्चों को दे दे कि भाई आप 1 साल आप फिर से दोबारा तैयारी करेंगे, वो पैसा कहाँ से आएगा, वो सरकार दे दे उनको। तो बच्चा कम से कम, माँ बाप की कुछ तो तसल्ली होगी, उनको कुछ तो उनकी मदद होगी। इतना तो कर दीजिए ना, जो गरीब बच्चे हैं, जो नहीं 1 साल दोबारा से अपना पैसा खर्च कर सकते, वो घर बैठ जाएंगे, वो नहीं यहाँ पे दोबारा परीक्षा दे पाएंगे, तो घर ना बैठें, इसलिए कम फाइनेंशियली मदद कर दीजिए। बस इतना हाथ जोड़ के मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ, फाइनेंशियली मदद कर दीजिए। जो गरीब बच्चे हैं, साल भर का खर्चा उनको दे दीजिए, वो अपनी तैयारी करके दोबारा एग्जाम दे देंगे। सीधी सी बात, इतना तो कर सकते हो ना। इतना तो मैं मांग बच्चों के लिए कर रहा हूँ, कोई अपने लिए तो कर नहीं रहा हूँ। राहुल देव जी, बोल दो, सरकार बोल दे, मैं उनके लिए करूँ। शहजाद बताइए, शहजाद बताइए, बच्चे जो गरीब हैं, परेशान, उनकी मदद फाइनेंशियली करेगी सरकार। मुझे बताइए। मैं इस पे जवाब दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि अनुराग जी का ये, हालांकि ये उनका व्यक्तिगत सुझाव है, परंतु मुझे लगता है कि इसमें जो भी दोषी पाया जाता है, उसकी जेब और उसकी जमीन, उसकी जायदाद, उसके हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी को जरूर कुर्क करके जो भी बच्चों को दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं। नहीं, मैं इसके पक्ष में हूं कि उसके प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चले। मैं उसके पक्ष में हूं कि उस अपराधी के घर पर जाकर उसने चाहे जितनी लैंड जमीन ली हो जॉब के बदले में, सरकार चाहे उसने 600-700 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद की हो, उसके एक एक प्रॉपर्टी को ना। अनुराग को क्या दिक्कत है? राजनीति से बात नहीं आओगे। मैं पूछ रहा हूं, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार आपकी है। आपकी सरकार का पर्चा लीक हुआ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया ऐश्वर्या, मैंने बोला अपराधी पैसा दे, तो ये अपराधी के पक्ष में बोलने लग गए, ये अपराधी के पक्ष में बोलने लग गए। जो भी हो ऐश्वर्या, ये आपकी डिबेट का फंडामेंटल टाइम है। अपराधी के पक्ष में बोली समाजवादी। कुछ पता नहीं, देश देख रहा है, देश देख रहा है। आप दोनों प्लीज शांति, प्लीज शांति, उछालने के लिए आए हो, प्लीज शांति, बॉल उछालने के लिए आए हो क्या भाई? देश देख रहा है अनुराग भदौरिया, शहजाद जी, देश देख रहा है। शांति से राहुल देव जी को भी रखिए, आनंद जी को रखिए, ऋषि जी को रखिए। जो भी हो, ये क्यों बॉल? अनुराग जी, कोई बॉल नहीं उछाल रहा, लेकिन जो जिम्मेदार है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। राहुल देव जी, आप, शहजाद, आपने अपना बात रखी, अनुराग भदौरिया ने अपनी बात रखी, जनता को डिसाइड करने दीजिए। राहुल देव जी, आपने सुना धर्मेंद्र प्रधान जी को, आपने मंत्री को सुना, मंत्री कह रहे हैं वी आर रेडी टू एक्ट, बट आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाए फिर मैं एक्ट करूंगा। अनुराग भदौरिया जी, राहुल देव जी से पूछ रहा हूं यार, मैं इन आदमी का क्या करूं? जनता को बताइए, मैं क्या करूं? राहुल देव जी, अरे बताइए, विदेश के, अरे भाई राहुल देव जी से पूछ रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी, हद ही कर दिया आपने तो यार। अनुराग भैया, नहीं, बीजेपी से पूछिए, राहुल देव जी क्या बताएंगे? अरे यार, आप थोड़ी डिसाइड करोगे वो क्या बताएंगे नहीं बताएंगे। उसका कराने का मालिक रिलैक्स, कि नहीं क्या बताइए आप? अनुराग भदौरिया, फेयर डाउन। राहुल देव जी, फेयर अप, ऊपर रखिए। राहुल देव जी बोलिए सर।
भाई ऐश्वर्य, पहले तो मैं अनुराग से माफ़ी मांगते हुए ये आपको सुझाव देना चाहता हूं कि एक सीमा के बाद आप लोगों का माइक बंद करिए, क्योंकि ये बाकी सब लोगों के साथ अन्याय सर मैं जब कर सर आप भी रहे, मैं जब कर देता हूं ना सर, तो ये ट्विटर और फेसबुक पे डाल के देखो माइक कर दिया बंद, माइक कर दिया बंद, ये सब कर देते हैं खेल तमाशा कि हमारे साथ गलत हो गया। नहीं, सब देख रहे हैं और अनुराग सुन रहे होंगे कि मैं ये कह रहा हूं, मैं ये सिफारिश कर रहा हूं। अनुराग, थोड़ा दूसरों को भी मौका दीजिए, केवल आप ही अकेले नहीं है सारे ज्ञान के स्वामी। कर रहा एक बात यह कि मैं आशा करता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री पूरी ईमानदारी से अपनी बात कह रहे हैं, गंभीरता से बात कह रहे हैं और उन्होंने जो कहा है उस पर सरकार गंभीरता से अमल करेगी, इस पर संदेह का कोई कारण मुझे नहीं है। एक बात सिर्फ ये है कि इससे एक चीज़ हमें पता चलती है कि जितनी सरकारी एजेंसियां थीं और जो जांच एजेंसियां भी थीं, वो इतने वर्षों से चल रहे इस धांधले को, इन घोटालों को रोकने में, उनकी प्रक्रिया को समझने में और उन लूपहोल्स को प्लग करने में नाकाम रही है। इतना हमें स्वीकार करना चाहिए। ये राज्य सरकारों के भी हुआ है और ये केंद्र से भी हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमने देखा जैसे उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल भर्ती वाले मामले में जो हुआ, बहुत जो ज़रूरी प्रक्रियाएं हैं उनको कृपया आउटसोर्स मत कीजिए। सरकारों को अपनी जिम्मेदारी से बचना बंद करना चाहिए। आउटसोर्सिंग की ज़रूरत कुछ जगह हो सकती है, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मामले में ये प्रयोग मत करिए, क्योंकि इसकी कीमत जनता चुकाती है और देश का भविष्य चुकाता है। तीसरी बात कि हमें अपनी पूरी शिक्षा व्यवस्था की एक बार बहुत गहराई से समीक्षा करनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ ये गैप्स हैं उनको निर्ममता से सामने लाकर उनको भरना पड़ेगा और इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की बराबर की भूमिका होगी, क्योंकि शिक्षा राज्यों का मसला है, ये हम जानते हैं। मुझे अभी यही कहना है, ये बहुत बहुत बड़ा मामला है। इसमें अगर सब अपनी अपनी, हम देख रहे हैं कि इस बहस में भी सब लोग अपनी राजनीति करने से चूक नहीं रहे हैं। आप यहीं से उदाहरण पेश करिए, आप उसको, राजनीति को छोड़कर सहमत होइए कुछ बुनियादी बातों पे। और मैं अनुराग की इस बात का समर्थन करना चाहता हूँ। मेरे मन में भी यही था कि जितने भी छात्रों का नुकसान इन लीक के कारण परीक्षाएं रद्द होने से हुआ है, उनको उस नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। और ये अपराधियों को पकड़कर संपत्ति कुर्क कराने का बिल्कुल हास्यास्पद विचार है। ये सारी सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो खुद ये करें। ओके, शहजाद एंडिंग कमेंट्स। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि क्योंकि ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने है और यदि सुप्रीम कोर्ट भी अगर इस प्रकार की कोई बात को जाहिर करता है कि इस प्रकार से किया जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से इसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैंने तो केवल एक माध्यम दिखाया कि ऐसे करे तो भी हो सकता है कि जो अपराधी है उन्हीं को इसमें जो है भुगतान करना पड़े, ताकि वो अपराध करना भी बंद करे। पर हो सकता है कि हमारे विचार अलग अलग हो, अपराधियों को कुछ लोग संरक्षण देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, ठीक है। पर मैं एक चीज से इत्तेफाक रखता हूं राहुल देव जी की कि हमें जीरो एरर सिस्टम की तरफ जाना है और जो उनके सुझाव इस शो में आए हैं वो अति महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जो शिक्षा को सुधारना चाहता है वो राहुल देव जी की बातों को भी संज्ञान मिलेगा। लूप होल को प्लग करके जीरो एरर पे जाना है। हाँ, कुछ लोग जो अपराधियों के संरक्षण में रहते हैं वो कहेंगे कि क्यों अपराधियों को चिन्हित कर रहे हो, क्यों उनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला रहे हो। ये चलता रहेगा, इनको रहने दीजिए। पर मैं राहुल जी की बातों से एग्री करता हूं, हमें जीरो एरर की तरफ चलना है। 10 सेकेंड्स, अनुराग भदौरिया, एंडिंग कमेंट्स फ्रॉम यू। आज आपसे ले रहा हूं एंडिंग कमेंट्स, बताइए। देखिए, मेरा तो सीधा सा मानना है, सरकार इधर उधर की बात ना करे, सरकार जिम्मेदारी ले कि सरकार की गलती की वजह से, सरकार की नाकामी की वजह से पर्चा लीक हुए और जो पर्चा लीक हुए हैं, जो छात्र इसमें सफर कर रहे हैं, फाइनेंशियली उनकी मदद करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती, क्योंकि बच्चे ज्यादातर गरीब घर से आते हैं। उनकी दोबारा 1 साल की पैसे देने के लिए, खर्च करने के लिए उनकी बात इसमें गरीब और अमीर की नहीं है, बात इसमें भारत के, बात इसमें भारत के भविष्य की। क्या शहजाद जी बोलिए। अपराधियों से लिए जाए कि नहीं लिए जाए? बिल्कुल लिया जाना चाहिए, कुर्की होनी चाहिए। अपराधियों से पैसे लिए जाए तो अपराधियों की कुर्की होनी चाहिए। लेकिन सवाल अभी भी वही है, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला लुटा क्यों? ये भारत के भविष्य के साथ स्कैम है, ये हर एक उस बच्चे के साथ स्कैम है जो कुछ बनना चाहता है, जो मेहनत करके कुछ बनना चाहता है। और इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये 140 करोड़ भारतीयों से कनेक्टेड है। इट्स जस्ट नॉट अ करप्शन स्कैम। ये बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वी आर कीपिंग अ वेरी क्लोज आई ऑन इट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
को पावर्ड बाय हिंद, बड़े आराम से।